नमस्ते नेटवर्क दोस्तों, चेक मेरा कर। नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय हाँ शेषराज भाई। शशरथ भाई। हाय हाय, नमस्कार सभी को, नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैं शराब के घूट से दूर हूँ और एक अच्छी और संतुलित जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो वो पायनियर फाइनेंशियल ग्रुप नागपुर का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण विषय शेयर करने के लिए मुझे मौका दिया। जो आज का टॉपिक है दोस्तों, ए को बाहर से नहीं अंदर से ही खतरा। शायद पहली बार ही इस विषय पे मैं शेयर कर रहा हूँ और ये शेयर करते वक्त बहुत खुशी भी हो रही है, क्योंकि इन 17 सालों में, अगले महीने मुझे 17 साल हो जाएंगे दोस्तों ए में सोब्राइटी को। तो इन 17 सालों की एक पूरी पिक्चर मेरी नजर के सामने में गुजर गई। ए में जो भी इन 17 सालों में मैंने अनुभव किया, अच्छा बुरा, तो वो सारी चीजें कहीं तो भी एक साथ मेरे आंखों के सामने में आई, जब ये टॉपिक संदीप भाई ने मेरे सामने में रखा था। आज इन 17 सालों में मैं देखता हूँ दोस्तों कि मेरी जिंदगी में मैंने इतना कुछ पाया है कि मैं उसका उसको डिजर्व भी नहीं करता। मैंने बिल्कुल कभी उम्मीद नहीं की थी दोस्तों कि मैं जिंदा रहूंगा, शराब से दूर रहूंगा, मेरी फैमिली होगी, मैं एक नई आजादी के साथ इस नई जिंदगी का उपभोग करूंगा। बिल्कुल मेरे उम्मीद के परे है ये सारी। ये में तो मैं सिर्फ शराब बंद करने के लिए आया था, मगर इस महान फेलोशिप ने मुझे सिर्फ शराब की दूरी नहीं दी, दो कुछ मांग के और कुछ दिन मांगे इतना कुछ दिया है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। आज मैं बोल सकता हूँ कि मेरी पूरी जिंदगी ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस की इस प्रोग्राम की देन है दोस्तों, ईश्वर की देन। और ये प्रोग्राम ही पूरा ईश्वरीय प्रोग्राम है दोस्तों। इसके जो तत्व है ये भी एक ईश्वरीय प्रेरणा से ही बनाए गए तत्व है। 36 तत्वों का प्रोग्राम इस प्रोग्राम को कहते हैं दोस्तों। 36 तत्व यानी 12 हमारे कदम है जो हमारी पर्सनल रिकवरी के लिए है। कैसे अल्कोहलिज्म नाम की एक बहुत ही भयानक बीमारी से हम लोग जो ग्रसित है, जो बीमारी कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल है, यानी चतुर, चालाक, भ्रम में डालने वाली शक्तिशाली बीमारी है, उससे मुक्त करने वाले ये 12 कदम है, 12 तत्व है। ठीक वैसे ही ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप, ये प्रोग्राम अगर नहीं रहेगा तो मेरे जैसा शराबी जिंदा नहीं रहेगा। और जो आने वाली नई पीढ़ियां है शराबियों की, उनके लिए भी अगर ए को सुरक्षित रखना है तो हम सबका यूनाइट रहना बहुत जरूरी है, हम सबका एक रहना जरूरी है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की यूनिटी के लिए 12 परंपराएं बनाई। 10 जून 1935 को ए की स्थापना हुई और 1950 में, यानी लगभग 15 साल के बाद, इन 12 परंपराओं का हमने स्वीकार किया। वो 15 साल हमारी गलतियां कर कर के सीखने वाले साल, अपने अनुभवों के आधार पे, ट्रायल एंड एरर के आधार पे ये 12 परंपराओं का निर्माण हुआ। हमको गरज महसूस हुई कि यदि हमको जीवित रहना है, अपने लिए भी और नई आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये प्रोग्राम जीवित रखना है, तो ये 12 आध्यात्मिक जो तत्व है यूनिटी के, जिनको हम ट्रेडिशंस कहते हैं, परंपराएं कहते हैं, हमको इनको फॉलो करना ही पड़ेगा। एक जगह बहुत अच्छा लिखा है ट्रेडिशन नंबर 9 में, 12 कदम 12 परंपराओं की पुस्तक में, कि मेरे जैसा अल्कोहलिक अगर 12 कदमों की अवहेलना करता है तो वो अपने डेथ वारंट पे साइन करता है। ठीक उसी के नीचे लिखा है कि एक ग्रुप, ए का ग्रुप अगर 12 परंपराओं की, 12 ट्रेडिशंस की अवहेलना करता है तो उसका अस्तित्व भी संकट में आता है। और ठीक वैसे ही दोस्तों, जो हमारी थर्ड लेगेसी है, सर्विस, ए को जीवित रहने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए जो हम काम करते हैं, ए की सेवा का, शेयरिंग द मैसेज का, उसके लिए 12 कंसेप्ट दिए गए। उन 12 धारणाओं को, उन 12 कंसेप्ट को अगर हम सर्विस में रहते हुए अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो एक ऐसी सर्विस जिसको हम कहते हैं कि बगैर किसी अपेक्षा के, बगैर किसी स्वार्थ के, अनामिक रहे। हमारा प्रोग्राम अनामिकता का है, एनानिमिटी का है। हम अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और मान सम्मान की जो भूख है उसको पीछे में रख के ए में काम करते हैं। हमारी सर्विस हमारे ग्रेटिट्यूड के तौर पे होती है। हम नाम कमाने के लिए सेवा नहीं करते, चाहे हम शेयरिंग करें, कैरिंग द मैसेज करे, 12 स्टेपिंग करे, या और कोई भी काम करे, तो ए को जो सर्विस हम दे रहे हैं वो हमारे ग्रेटिट्यूड के माध्यम से, कि ए ने जो मुझे दिया है, मैं उसके बदले में ए को कुछ ज्यादा लौटा नहीं सकता। ए मुझे मांगती भी नहीं है। तो मेरे पहले आए हुए लोगों ने जो काम करा है, अब वही काम मुझे करना है, क्योंकि मेरे पहले आए हुए लोग ये काम नहीं करते तो मुफ्त में मेरे घर तक ये मैसेज नहीं आता। उन्होंने अपना समय, अपना धन, अपना टैलेंट खर्च किया, टाइम, टैलेंट, ट्रेजर। तो आज मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं भी ए के लिए अपनी सेवा दूं, अपना समय दूं, अपना धन दूं, अपना टैलेंट दूं। लेकिन
वो भी इन तत्वों के दायरे में। तो वो 12 कंसेप्ट, 12 धारणाएं, इनके मुताबिक अगर हम काम करते हैं तो टोटल कुल मिला के ये जो 36 तत्वों का प्रोग्राम है, इन 36 तत्वों के प्रोग्राम की बदौलत ही कहीं तो भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये जो फेलोशिप है 1935 से तो आज तक हम सब देख रहे हैं कि बिल्कुल जीवित है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। ऐसा कोई भी बहुत बड़ा ए में इतना बड़ा उलट सर नहीं हुआ कि जिसकी वजह से ये खतरे में पड़ जाए। मगर ऐसा भी नहीं है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ऐसी चीजें नहीं हुई कि जो हमको कहीं तो भी परेशान करती है, हमको कहीं तो भी चिंतित करती है। बड़े पैमाने पे वर्ल्ड लेवल पे ऐसी घटनाएं न भी हुई हो, लेकिन हम देखते हैं दोस्तों की लोकल लेवल पे कई बार इन चीजों को हमको फेस करना पड़ता है। परंपराओं का जो भंग होता है, ट्रेडिशंस की जो भंग की जाती है, अवहेलना जो की जाती है, तो ये 12 परंपराएं हम स्वीकार करने के पहले भी ये चीजें होती रही और इसीलिए 12 परंपराओं की गरज हमको महसूस हुई। इसीलिए 12 कदमों के माध्यम से पहले सबसे अच्छी रिकवरी हमको महसूस हुई, 12 कंसेप्ट की गरज हमको महसूस हुई कि यदि ये हम ए में एक ए के मेंबर होने के नाते, एक ग्रुप का मेंबर होने के नाते, फेलोशिप का सदस्य होने के नाते किस तरीके से हम रहे कि जिसकी वजह से ए की एकता खराब ना हो, ए में आपस में किसी प्रकार की चिड़, खुन्नस, गुस्सा न बढ़े, हमारे बीच में दरारें ना आए। तो ये जो 36 तत्वों का प्रोग्राम है दोस्तों, इनको अगर मेरे जैसा शराबी समझता है और उसके हिसाब से काम करता है तो दोस्तों ए को कभी भी कोई खतरा पैदा नहीं हो सकता। तो जो आज का टॉपिक रखा है कि ए को बाहर से खतरा नहीं है, ए को अंदर से ही खतरा है। और ये इसीलिए सही है दोस्तों क्योंकि 1935 से लेके तो आज तक इन 89 सालों में बाहर की दुनिया से ऐसा कोई भी प्रयास मेरे निगाह में, मेरी समझ में अभी तक तो नजर नहीं आया कि किसी बाहरी सदस्य संस्था, सरकार ने अल्कोहलिक्स एनोनिमस को प्रभावित करने का, बंद करने का, नेस्तनाबूद करने का या चोट पहुंचाने का कोई काम किया हो। ज्यादातर जो दिक्कतें ए को आई है दोस्तों, तो वो कहीं तो भी अंदर से ही आई है। और इसीलिए दोस्तों ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट कि उसके पीछे के कारण क्या है। बाहर में कोई भी सरकार, कोई भी संस्था, कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति अल्कोहलिक्स एनोनिमस का दुश्मन नहीं है। वो ए को दुश्मन की निगाह से देखता ही नहीं, ए को किसी से भी खतरा नहीं है। और इसीलिए दोस्तों वो हमारे बीच में कभी कोई दखल भी नहीं देते। इसका बहुत बड़ा श्रेय दोस्तों हमारी 12 परंपराओं को जाता है। हमारी ए की जो 12 परंपराएं है, जो हमने अनुभव से सीख सीख के इन 12 परंपराओं को बनाया गया, इन 12 परंपराओं ने ही हमारी सुरक्षिता और बाहरी दुनिया से हमारे संबंध कैसे रहे इसको निश्चित किया है। हम आर्थिक रूप से स्वावलंबी है, हम बाहरी लोगों से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता लेते नहीं, ना तो पैसों का व्यवहार करते हैं, ना लेते हैं, ना देते हैं। किसी भी बाहरी संस्था, सरकार से हमारे जो संबंध है वो कोऑपरेशन के है, सहयोग के है। हम अफिलिएशन के संबंध नहीं है। अफिलिएशन यानी उनसे संलग्नता नहीं होती है हमारी, हमारे ज्वाइंट वेंचर नहीं होते। हमारे साथ में काम करने वाला एल का जो फेलोशिप है, एलेनॉन ग्रुप है, वो भी ए का पार्ट हमने नहीं रखा। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलेनॉन भी ए का ही पार्ट है। तो मैं आज इस मीटिंग के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ, एलेनॉन हमारा सहयोगी संगठन है लेकिन वो ए का पार्ट नहीं। तो परंपराओं के माध्यम से हमने अपने आप के लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच पैदा किया है कि हमारी वजह से बाहर की दुनिया को कोई तकलीफ ही नहीं है। और इसीलिए इन 89 सालों में बाहर की किसी भी सरकार ने, संस्था ने या किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति ने, शक्तिशाली व्यक्ति ने कभी ए से अपने आप को खतरा महसूस नहीं किया और कभी उनको ए में इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो धार्मिक व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो। लेकिन इस सब के बावजूद हम देखते हैं कि ए के अंदर में उथल पुथल होते रही है। वो लोकल लेवल से लेके तो बड़े लेवल तक, सर्विस लेवल तक ये उथल पुथल हम देखते रहते हैं। ग्रुप डिवाइड होते हैं, एक ग्रुप के दो ग्रुप बन जाते हैं, कई ग्रुप बनते हैं, बंद हो जाते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं होती है कि जिससे ए का नाम खराब होता है, ए की बदनामी होती है, बाहर की दुनिया में भी होती है, ए में भी होती है। और उसका बहुत ज्यादा असर नए लोगों पे गिरता है जब वो ये सारी चीजें देखते हैं कि भाई अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद भी एक ए का सदस्य कैसे एक दूसरों से लड़ते हैं, कैसे एक दूसरे पे लांछन लगाते हैं, कैसे यूनिटी को ब्रेक करते हैं, कैसे फेलोशिप को ब्रेक करते हैं। तो नए लोगों पे उसका बहुत ज्यादा असर होता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अगर एक ग्रुप का दूसरा ग्रुप बनता है तो उससे कहीं भी बुरा नहीं बताया जाएगा।
बताया गया, क्योंकि शुरू से ही ए का इतिहास ही ऐसा रहा कि एक ग्रुप के दो ग्रुप बनते रहे, फेलोशिप बढ़ते रहे, डिवाइडेड वी ग्रो, यानी हम जितना अधिक विभक्त होते हैं उतना हमारी प्रोग्रेस होती है। एक अम्सा पेज जो बिल डब्ल्यू ने लिखी थी 1955 में, जब दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस अपने पाँव पे पूरी तरीके से खड़ी हो गई। पहले अल्कोहलिक फाउंडेशन था, 1938 में बनाया गया था, और ज्यादातर जो बातें थी वो बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब की ही सुनी जाती थी। पूरी फेलोशिप डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू के इर्द गिर्द घूमती थी। मगर बिल डब्ल्यू को मालूम था कि हम कोई अमर तो होकर आए नहीं है, आज नहीं कल हमको जाना है। 1950 में डॉक्टर बॉब चले गए कैंसर से, और इसीलिए दोस्तों आगे ए का भविष्य वो कैसे सुरक्षित होगा, उसके लिए बिल ने बहुत ही मेहनत से लड़ झगड़ के, फेलोशिप इसके लिए भी तैयार नहीं थी, तो बहुत ही लड़ झगड़ के उन्होंने कॉन्फ्रेंस स्ट्रक्चर सजेस्ट किया। 1951 में वो पहली बार उसका प्रयोग हुआ, कॉन्फ्रेंस स्ट्रक्चर, यानी आज हम देखते हैं अपने अपने इलाके से हम लोग डेलीगेट भेजते हैं, ट्रस्टी भेजते हैं, जो जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस होता है। जैसा हमारे इंडिया के लिए हमने जीएसओ बनाया है, जनरल सर्विस ऑफिस है, जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस, साल में एक बार उसकी मीटिंग होती है मुंबई में, हमारा ऑफिस भी मुंबई में है। तो उसके लिए हम अपने अपने एरिया से डेलीगेट चुनते हैं, ट्रस्टी चुनते हैं, और ये लोग ए का सेवा का काम देखते हैं। तो 1955 में पहली बार ये कंसेप्ट हमने स्वीकार किया अपने आप के लिए, और अल्कोहलिक्स अनोनिमस बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब से मुक्त हो गई। ए अपने फेलोशिप के बल पे खड़ी हो गई, ग्रुप उसका सबसे बड़ा मेन पार्ट हो गया। सबसे ए में अगर किसी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो ए के ग्रुप को है, सारी शक्तियां ए के ग्रुप के पास है। ए का ग्रुप उसके आईजीआर के माध्यम से ही अपने प्रतिनिधियों को चुनता है। वो प्रतिनिधि जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, और वो जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस उस एरिया में ए का काम करती है। तो जैसा इंडिया में हमने जीएसओ बनाया है, जीएसओ इंडिया, तो वैसे ही वर्ल्ड लेवल पे न्यूयॉर्क में भी एक ही सर्विस का हमने वो बनाया है। तो कहीं तो भी दोस्तों ये सब चीजें ए को सुरक्षित, ए की यूनिटी को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई। लेकिन उस ए कमसा पेज में बहुत ही अच्छे तरीके से बिल डब्ल्यू ने लिखा कि एक ए का नया ग्रुप शुरू होने के लिए दो ही चीजें जरूरी है। वो ए के अनुभव के आधार पर उन्होंने लिखा था, और वो दो चीजें थी कि एक तो रिजेंटमेंट होना चाहिए, और दूसरा है कॉफी का कप। हम सब जानते हैं कि हम फिजिकल मीटिंगों में, ऑनलाइन मीटिंग तो अभी लॉकडाउन से शुरू हुई, उसके पहले और आज भी हर जगह फिजिकल मीटिंग ही चलती है। ऑनलाइन मीटिंग हमारे लिए कोरोना जो वायरस था उसकी वजह से जो लॉकडाउन लगा, अपने आप को सोबर रखने के लिए हमने एक ये टूल्स की तरह इस्तेमाल किया, और आज लाखों लोग सोबर भी है दोस्तों, बहुत लोगों को फायदा भी हुआ है उससे। लेकिन ए का जो मुख्य अंग है वो है फिजिकल मीटिंग, जहां से ए का मैसेज जमीन पे कैरी होता है। तो ऐसा जो ग्रुप है, वो ग्रुप एक एक का, एक से दो ग्रुप, दो से तीन ग्रुप, ये जो बनते चले गए, तो ये एक ही इतिहास का पार्ट है। और इसीलिए शायद बिल ने लिखा था अनुभवों के आधार पे कि एक से दूसरा ग्रुप जब बनता है तो उसके लिए दो ही चीजें काफी है। एक रिजेंटमेंट, मन में कहीं तो भी गुस्सा या खुन्नस, और दूसरा है कॉफी पॉट। ज्यादातर एक एक ग्रुपों का निर्माण इसी तरीके से होता है कि एक ग्रुप में सब लोग जब रहते हैं, उस ग्रुप में कुछ तो ऐसा हो जाता है कि फिर कुछ लोग एक अलग धारा अपनी बना लेते हैं, ग्रुप में ही डिवाइडेशन हो जाता है, और एक पक्ष दूसरे पक्ष से रिजेंटमेंट पालता है, और उसको लगने लगता है कि अब यहाँ हम रह नहीं सकते, तो वो दूसरा ग्रुप बना लेता है। और इसी तरीके से जब नया ग्रुप बन जाता है तो ए में फिजिकल मीटिंगों के बाद में हम सब जानते हैं कि कोई चाय पीता है, कोई कोई ग्रुप चाय ऑफर करता है, कोई कॉफी ऑफर करता है, तो एक कॉफी पॉट, एक कॉफी का कप होना चाहिए। मगर यही एक नए समूह, नए फेलोशिप को तैयार करने की कहानी नहीं है। ज्यादातर जो ग्रुप है इसी तरीके से हुए, और उसके बाद में वो ग्रुप ए की प्रगति के एक माध्यम भी बन। जब नया ग्रुप खुलता है तो उस इलाके में ए का कैरिंग द मैसेज बढ़ता है, लोगों तक ए और पहुंचती है। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं वो अगर परंपराओं के दायरे में नहीं रही तो कहीं तो भी दोस्तों ए को नुकसान होता है। मान लीजिए कि अगर हम अपनी सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए ग्रुप से अलग हो रहे, मेरी बात नहीं सुनी जा रही, या मैं जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं हो रहा। ए के ग्रुप में सारे काम ग्रुप कॉन्शियस से होने चाहिए। ए का जो ग्रुप कॉन्शियस है वो सड़क पे, चौराहों पे, चाय के ठेले पे, या किसी में घर में बैठकर दो चार मेंबर ले लिए, इस तरीके से नहीं होता। हमारी परंपरा ये कहती है
ग्रुप कॉन्शियस दूसरी परंपरा, हर निर्णय ए का ग्रुप कॉन्शियस के माध्यम से होना चाहिए। सारे ग्रुप के मेंबर बैठे अपनी बिजनेस मीटिंग में, वहां एजेंडा बनाए कि हमको अपनी ग्रुप की तरक्की के लिए, ए के कैरिंग द मैसेज के लिए क्या करना चाहिए। ओल्ड टाइमरों के अनुभव से, नए न्यू सदस्यों के सुझाव से, डिस्कशन से एक निर्णय पर पहुंचे और उस ग्रुप कॉन्शियस के माध्यम से एक एक काम हो। लेकिन असली जो शुरुआत होती है दोस्तों, वो वहीं से होती है कि या तो उस ग्रुप में कुछ ऐसे ओल्ड टाइमर है जो ग्रुप कॉन्शियस को नहीं मानते, वो अपनी मनमानी करते हैं। किसी को लगता है कि ये ग्रुप मैंने बनाया तो फिर मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होना चाहिए। ये जो नए लोग आए हैं इनको कुछ समझता नहीं, हम पुराने आदमी है, हमको ये पूरी जानते हैं हम लोग, तो हमारे ही हिसाब से होना चाहिए। तो हम जब उनके विचारों को महत्व नहीं देते, उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते, उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं देते, तो कहीं तो भी ये चीजें ग्रुप में एनमिटी को बढ़ावा देती। एक तरफ से अगर किसी की अवहेलना हुई, उसको नहीं सुना गया, तो धीरे धीरे ग्रुप में कहीं तो भी असंतोष बढ़ता है। और फिर वो जो दूसरा तबका है उसको लगता है कि भाई हमारी सुनी नहीं जा रही, मनमानी हो रही है, और इस तरीके से ग्रुप में वो जो डिवाइडेशन के जो बीज है वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। इसके उलट भी होता है, कई बार किसी व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और स्वार्थ होता है, वो अपनी खुन्नस निकालने के लिए जानबूझकर वो मेरे मन के हिसाब से नहीं हुआ, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं हुआ, तो अगर ग्रुप कॉन्शियस से भी कोई निर्णय लिया गया है तो वो उसको नहीं मानेगा, वो अपना पैनल बनाने की कोशिश करेगा। दूसरी परंपरा के चैप्टर में लिखा है ऐसे लोगों को ब्लीडिंग डिकॉन, खुनशी सभासद, कि जो अंदर के अंदर विद्रोह में और गुस्से में तपते रहता है। उसको लगता है कि मेरा इंपॉर्टेंस नहीं रहा, अब मुझे सुना नहीं गया, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं हुआ। तो ये इस तरीके की जो हमारी बिहेवियर है, ये कहीं तो भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में फुट को बढ़ावा देते हैं, हमारी यूनिटी को ब्रेक करने में कहीं तो भी अपना हाथ लगाते हैं। और फिर सभी को पता है कि ज्यादा दिन तक ये चीजें चलती नहीं है। एक समय आता है कि एक ग्रुप के दो ग्रुप बन जाते हैं। अब एक ग्रुप के दो ग्रुप बन भी गए तो कोई गलत बात नहीं है, जैसा मैंने बताया डिवाइडेड वी ग्रो, ए का जो इतिहास रहा है प्रोग्रेस का वो इसी तरीके से रहा है। लेकिन यदि हमने दूसरा ग्रुप तैयार करते वक्त अन्य ग्रुप या ए की संपूर्ण फेलोशिप का ध्यान नहीं रखा, तो वो चीजें कहीं तो भी ए की फेलोशिप को भी और अन्य आसपास के ग्रुपों को भी प्रभावित कर सकते। जैसा मैं नागपुर शहर में रहता हूँ, तो मेरे नागपुर शहर में ऐसे दो उदाहरण है कि एक ग्रुप से नाराज होकर कुछ लोग दूसरा ग्रुप बना दिए, मगर जब तत्वों की, ट्रेडिशंस की अवहेलना होती है तो कैसे एक बदनुमा दाग एक ही यूनिटी पे लगता है कि बिल्कुल अगल बगल में ही दूसरा ग्रुप खुल गया और सेम डेज और सेम टाइमिंग। अब कोई नया आदमी अगर उस ग्रुपों में जाना चाहता है तो वो देखता है कि अरे समय भी सेम है, दिन भी सेम है, अब मैं यहाँ जाऊं या वहां जाऊं। दो ग्रुप तो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल एक ही प्रेमाइसेस में चल रहे हैं और उनका अंदर प्रवेश का रास्ता भी एक ही गेट है। तो कई बार ये होता है कि इधर वाला उधर बुलाता है, उधर वाला उधर बुलाता है, और नया आदमी जो होता है वो कंफ्यूज होता है। तो यदि हम कोई नया ग्रुप अगर खोल भी रहे हैं, ईच ग्रुप इज ऑटोनोमस, चौथी परंपरा कहती है हर एक समूह स्वतंत्र है, और कैसे एक का मैसेज कैरी करना है, सर्विस कैसी देनी है, उसके मामले में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन उसके साथ ही चौथी परंपरा कहती है कि ये जो ग्रुप को अधिकार है अपनी स्वायत्तता का, अपनी स्वतंत्रता का, मगर वो स्वैराचार नहीं बनेगा, वो अन्य ग्रुपों को या पूरी अल्कोहलिक्स एनोनिमस को प्रभावित करने वाला प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती, निर्णय नहीं ले सकती। तो जब हम दूसरा ग्रुप खोल भी रहे हैं और हमने बिल्कुल अगल बगल के ही किसी ग्रुप के दिन को, टाइमिंग को क्रॉस किया है, तो हम एक ही परंपराओं को तोड़ रहे हैं, हम एक ही यूनिटी को ब्रेक कर रहे हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हम सर्विस दे रहे हैं, हम नए ग्रुप ओपन कर रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण एक ही होता है, ए को फैलाना, ए का मैसेज जो है उसको कैरी करना। लेकिन अगर ये काम हम पर्सनल रिजेंटमेंट रखकर करते हैं या अपनी महत्वाकांक्षा के लिए या अपने अहंकार के लिए अगर करते हैं, तो वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिए घातक होता है। जहां दोस्तों दो चार लोगों की फेलोशिप रहती है वहां उतना प्रॉब्लम नहीं जाता, क्योंकि उनको मालूम रहता है कि यदि हम आपस में लड़ेंगे तो मरना तय है। और यूनिटी की जो गरज है, यही वो दो चार लोग शुरुआत के जो होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ग्रुप की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे दोस्तों आपस में ये फीलिंग बढ़ते जाती है कि हमारी सुनी नहीं गई, हमारा चलता नहीं,
कुछ लोग, और सही में कुछ लोग मनमानी भी करते हैं, मनमानी निर्णय लेते हैं। खास तौर पे अगर जिसने ग्रुप शुरू किया उसको ऐसा लगने लगता है कि वही ग्रुप का सर्वे करवा है। या हम भूल जाते हैं कि भाई हमारा एक ही अधिकारी है, वो है प्रिय ईश्वर। मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ। भगवान ने मुझे एक मौका दिया है एक का काम करने का। नहीं तो मेरी लाइफ ही नहीं थी। मैं एक निरुपयोगी इंसान था, मैं किसी काम का नहीं था। लोगों ने मुझे यूजलेस घोषित कर दिया था। आज मैं किसी के काम आ रहा हूँ, आज मेरे अनुभव किसी के काम आ रहे हैं, तो ये ईश्वर ने दिया हुआ मौका है। लेकिन हमको सोमराइटी का अहंकार चढ़ जाता है, हमको सब कुछ जान लेने का अहंकार चढ़ जाता है, और फिर हम ग्रुप को अपने हिसाब से चलाने लग जाते हैं। हम किसी की सुनते नहीं, हम मनमाने निर्णय लेने लग जाते हैं, और कहीं तो भी ये चीजें फिर ग्रुप में एक अनरेस्ट को बढ़ावा देते। तो इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि मेरी अच्छी सर्विस के लिए मेरी अच्छी रिकवरी बहुत जरूरी है। यदि मैं 12 कदमों पे अच्छे तरीके से काम करता हूँ तो मैं अच्छी सर्विस भी कर सकता हूँ। एक ही सर्विस बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के, और बगैर किसी मान सम्मान की भूख के होनी चाहिए। एक ही सर्विस करते वक्त हमेशा मुझे ध्यान में रखना पड़ता है कि ये मेरा ए के प्रति आभार है। अगर मैं ए का काम कर रहा हूँ या ए के किसी पद पे चुना गया हूँ, तो मैं मुझे कोई अथॉरिटी नहीं मिली है दूसरों पे राज करने की, दूसरों को सजा सुनाने की, दूसरों को आदेश देने की। एक ही सर्विस पे मुझे लोगों ने चुना है, या फेलोशिप ने मुझे भरोसा किया है, क्योंकि मैं ट्रस्टेड सर्वेंट हूँ, विश्वासु सेवक हूँ। लेकिन पद का एक दुरुपयोग ये होता है कि पद पर आने के बाद में हमको ऐसा लगने लगता है कि हमको अब अधिकार मिल गए, राज करने के अधिकार। तो ये, इससे हम अल्कोहलिक तो बिल्कुल अछूते नहीं है। जैसे बाकी लोगों में ये पावर ड्राइव का डिफेक्ट होता ही है, तो मेरे जैसे अल्कोहलिक में तो और ज्यादा होता है। यदि उसको फ्री हैंड दिया गया है तो उसको लगने लगता है कि भाई अभी मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। पद पे चुना गया है तो पद का अहंकार आ जाता है, और फिर हम लोग लोगों को डिक्टेट करने लगते हैं, लोगों पे शासन करने की हमारी इच्छा हो जाती है। हम लोगों को कहीं तो भी डायरेक्शन देने शुरू हो जाते हैं, और ये सारी चीजें कहीं तो भी एक ही यूनिटी को कहीं तो भी खतरा पैदा करने वाली। इसीलिए दोस्तों, एक ही सर्विस में ए में काम करते वक्त हमको साथों साथ अपनी रिकवरी पे भी फोकस करना पड़ता है। यदि मैंने 12 कदमों पे काम नहीं किया, अब मैंने पहला कदम ले लिया और सीधा 12वें कदम पे छलांग लगा लिया, तो मेरी सर्विस भी उतनी अच्छी तरीके से मैं नहीं कर सकता। और ये चीजें मैंने खुद भी अनुभव की है दोस्त। मैंने भी ए में आने के बाद में भगवान की कृपा से मुझे सोब्राइटी मिली, और बहुत ही जल्दी ए में सेवा करने का मौका मिल गया। 6 महीने में ही मैं ग्रुप का चेयरमैन बन गया। बहुत एक्टिव था, कैरिंग द मैसेज, वेल स्टेपिंग, और अच्छी शेयरिंग करना। तो ये करते करते 3-4 साल कैसे बीत गए पता भी नहीं चला, और मुझे लगने लगा कि यही ए का प्रोग्राम। लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स ये थे कि मैंने पहले कदम को लेने के बाद में सीधा 12वें कदम पे, यानी कैरिंग द मैसेज के काम जो मैंने शुरू किए, तो बीच में अपनी रिकवरी पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि मैं ए में सर्विस करते हुए भी लोगों से लड़ रहा हूँ। ना घर में मेरा एटीट्यूड बदला, ना काम धंधे पे एटीट्यूड बदला, ना ए में एटीट्यूड बदला। वैसे ही रिजेंटमेंट की लिस्ट बढ़ते जा रही है। डोमिनेटिंग तो एक बेवड़ा रहता ही है, मैं जो भी कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो मैं ग्रुप में डोमिनेट कर रहा हूँ। सेवा का घमंड, देखो मैं कितनी सर्विस कर रहा हूँ, काम धंधे छोड़ के ए का काम कर रहा हूँ, और ये बाकी के लोग देखो एक जिम्मेदारी नहीं निभाते। तो मैंने अपने ग्रुप के मेंबरों को परेशान करना शुरू कर दिया, और इस बात को कबूल करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई है कि मेरी वजह से मेरे होम ग्रुप के 2-3 मेंबर ग्रुप छोड़ के चले गए, क्योंकि मेरा जो बात करने का जो तरीका था उनसे, वो बात करने का तरीका डोमिनेटिंग था। और एक बेवड़ा कभी ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसको कोई अधिक डायरेक्शन दे, या उसको कोई ऑर्डर दे, या उसको कोई डोमिनेट करे। हम सब फ्रीली काम करने में ज्यादा माहिर है। किसी प्रकार का दबाव हम सहन नहीं करते। आज मुझे ये बात सीखने को मिली। आज मैं कोशिश करता हूँ कि अपने कोई भी साथी ए का मेंबर है, उसके साथ बात करते वक्त मुझे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। मैं उसको आदेश नहीं दे सकता, मैं उस पर दबाव नहीं डाल सकता, नहीं तुझे करना ही पड़ेगा। वो नहीं करता है तो ठीक है, लेट गॉड ईश्वर पे छोड़ देना पड़ता है। मुझसे जितना हो सकता है मैं करूँ, ये मैंने अनुभव से सीखा। अगर मुझे अपने ग्रुप में यूनिटी कायम करना है, तो दूसरों को बदलने की बजाय सबसे पहले मुझे बदलना पड़े। कभी कभी हम ए को बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत ज्यादा ए को सीरियसली ले लेना। ऐसा लगता है कि यार ये मैं नहीं करूंगा ना तो ए तो डूब जाएंगी, ए खत्म हो जाए। और उस वक्त मैं भूल जाता हूँ कि जब मैं पैदा नहीं हुआ था
तब भी ए थी, आज भी ए है, और भगवान चाहेगा तो ए आगे भी रहने वाली है। लेकिन कई बार ए में काम करते वक्त हम इतने सीरियस हो जाते हैं कि हमको ऐसा लगता है नहीं ऐसा ही होना चाहिए। कई बार हम लोगों को गलतियां करने का भी अधिकार छीन लेते हैं, जबकि ए कहती है एवरी ग्रुप हैज अ राइट टू बी रॉन्ग। हर ग्रुप को गलती करने का अधिकार है। आज नहीं सीखेंगे तो कल सीखेंगे। अगर मैं किसी ग्रुप का ऑल टाइमर हूँ तो मैं वेट करूं कि अगर कोई निर्णय उन्होंने गलत लिया है तो कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, मैं ब्लीडिंग डिकॉन बन जाता हूँ, खुनशी सभासद। मैं कहीं तो भी उनको सबक सिखाने की कोशिश करता हूँ, नहीं उन्होंने ऐसा गलत किया, नहीं उन्होंने ऐसा करना चाहिए। और ये चीजें कहीं तो भी ए में बहुत ज्यादा और डिफरेंसेस पैदा करती। हम ईश्वर की इच्छा को आसानी से कबूल कर नहीं पाते। और ये चीजें कहीं तो भी ग्रुप में डिवाइडेशन को बढ़ावा देती। तो सबसे बड़ी जो चीज है दोस्तों वो है हमारे लिए यूनिटी। और यूनिटी कैसे कायम रहे, उसके लिए मुझे हर हाल में कहीं तो भी काम करना पड़ता है। अपनी पर्सनल एम्बिशंस जो होती है, हमारी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती है, हमारा जो अहंकार होता है, या हमारे अंदर जो मान सम्मान की भूख होती है, उसको कहीं तो भी पीछे रखकर काम हमको करना पड़ता है। एक का प्रोग्राम ही कहता है अनामिकता का प्रोग्राम है, अनाम रह के काम कर। और ये चीजें हम तभी सीख पाते हैं दोस्तों जब 12 कदमों पे हमारी रिकवरी अच्छी होती, जब हम अपने चरित्र के दोषों को, कि मेरे अंदर में रिजेंटमेंट कितना है, हमारे अंदर में जेलसी ईर्ष्या की भावना कितनी है। हम ए में भी ईर्ष्यालु रहते हैं। अगर किसी को ज्यादा शेयरिंग मिली, या किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला, तो हम अंदर से उथल पुथल हो जाते हैं, अपने ग्रुप में हो या फेलोशिप में हो। ये ईर्ष्या भी कभी कभी ए में फूट का कारण बनती है, क्योंकि ये ईर्ष्या हमारे अंदर रिजेंटमेंट पैदा करती है। भाई उसको ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है, मुझे पूछा नहीं जा रहा, हमेशा उसी की बात सुनी जा रही है। तो ये जो सारे कैरेक्टर के जो डिफेक्ट्स है दोस्तों हमारे, सही मायने में यही यूनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हम इन 89 सालों में हमने देख लिया कि बाहर से किसी प्रकार का कोई खतरा ए को आया ही नहीं है। सारा जो ए को खतरा आया है वो अंदर से ही आया है। परंपराओं, ये 12 परंपराएं बनने के पहले भी ये चीजें हमने फेस की, और उसी समय लगा कि यदि हमने अपने आप के लिए ये नियम नहीं बनाए तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस संकट में आ जाएंगी। क्योंकि शुरुआती दिनों में अनामिकता का पालन नहीं हो पा रहा था, किसी पे किसी का कोई दबाव नहीं था, और एक अल्कोहलिक दवा को तो मानता ही नहीं। 12 परंपराएं जब बनी तो उन 12 परंपराओं के बारे में जागृति लाने के लिए बिल डब्ल्यू को पूरी फेलोशिप के चक्कर लगाने पड़े, उनको मनाना पड़ा। फेलोशिप तैयार नहीं थी उस वक्त कि भाई ये नियम कायदे हमको मत बताओ, हम जानते हैं ए का मैसेज कैसे करी करना, और उसके लिए हम किसी की नहीं सुनेंगे। बिल को यहाँ तक बोला गया कि बिल, आप और डॉक्टर बॉब का हम आदर सम्मान करते हैं, लेकिन ये हमारा अपना अधिकार है कि एक एक काम को कैसा करना है। तो फेलोशिप इन 12 परंपराओं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, मगर बड़ी ही मुश्किल से बिल ने घूम घूम के ग्रुपों को समझाया कि यदि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का भवितव्य अपने आप के लिए भी और अन्य आने वाली जो नई पीढ़ियां है उनके लिए भी अगर सुरक्षित रखना है, तो ये जो 12 आध्यात्मिक तत्व है, परंपरा है, इनको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और थैंक्स गॉड की आखिरी में फेलोशिप तैयार हुई 1950 में, जब ए को 15 साल हुए। क्लीवलैंड कन्वेंशन में वो डॉक्टर वॉब का आखिरी प्रोग्राम था, उसके बाद में डॉक्टर वॉब की डेथ हुई। उस क्लीवलैंड कन्वेंशन में 15वीं एनिवर्सरी में इन 12 परंपराओं का स्वीकार किया गया है के लिए। और आज हम बोल सकते हैं दोस्तों कि 89 सालों से अगर ये जीवित है तो इन 12 परंपराओं की वजह से। शायद इसीलिए दोस्तों हमको ए में काम करते वक्त अपनी यूनिटी के लिए ज्यादा सोचना पड़ता है। हमारी पहली परंपरा ही कहती है हमारा सार्वलौकिक कल्याण प्रमुख है। हमारी जो व्यक्तिगत रिकवरी है वो एक ही यूनिट पे निर्भर है। तो जब हम किसी ग्रुप के मेंबर है, हम इंटर ग्रुप के पदाधिकारी है, हम जीएसओ के पदाधिकारी है, हम फेलोशिप के सदस्य है, तो हमेशा मुझे इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि मैं यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल, और यूनिटी कायम रखने के लिए मैं 2 कदम पीछे हो जाऊं। अगर मेरी बात नहीं मानी जा रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी चीजें, कोई भी चीजें मेरे हाथों से ना हो कि जिससे मैं ए में कहीं तो भी डिवाइडेशन को मैं बढ़ावा दूं। मैं इसके लिए दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। मैं अपने आप की इन्वेंट्री ले सकता हूँ कि मैं ए की यूनिटी के लिए क्या कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से
अपनी एक ही यूनिटी कायम रखने के लिए मैंने क्या किया। अगर आगे वाले नहीं सुन रहे मेरे समझाने के बाद में, तो मैंने उसको भगवान पर छोड़ना है। लेकिन जो गलतियां लोग कर रहे हैं, वो गलतियां मैं न करूं। मैं दो कदम पीछे हटकर एक ही यूनिटी के लिए क्या सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। एक का प्रोग्राम सेक्रीफाइस का है दोस्तों। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की बलि चढ़ाना, अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की, अपने मान सम्मान की भूख की बलि चढ़ाना, सेक्रीफाइस करना, ये चीजें अगर हम करते हैं तो ही हम एक ही यूनिटी को कायम रख सकते हैं, अच्छे कारण के लिए। और जायज तरीके से अगर कोई नए ग्रुप बनते हैं, इंटर ग्रुप बनते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और हमने कभी भी कोई नया ग्रुप खुला, कोई इंटर ग्रुप खुला, कोई सर्विस कमेटी बनी, तो उससे नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, उससे खुन्नस पालने की आवश्यकता नहीं है। जितने ग्रुप बनेंगे उतना ए का फायदा होने वाला है, उतना ए का फैलाव होने वाला है। हमारे नागपुर में ही हम सब लोग पहले एक अंतर समूह एक था, जो मेन अंतर समूह था, हम उसके सदस्य थे। फिर उसके बाद में एक दूसरा इंटर ग्रुप बना, उन्होंने भी अपना अच्छा काम किया। फिर 2012 में हमको ऐसी गरज महसूस हुई कि हमारे साइड में ए का काम बराबर नहीं हो रहा है, और जो अभी इंटर ग्रुप के पदाधिकारी है वो भी हम तक बराबर नहीं पहुंच पाते। तो 2012 में हमने अपने इलाके के लिए एक तीसरा इंटर ग्रुप बनाया। 2012 में उस वक्त सिर्फ 5 ग्रुप थे, लेकिन उद्देश्य हमारा यही था। हाँ, कुछ रिजेंटमेंट थे, कुछ वाद विवाद था, काम करने का जो तरीका था उससे कुछ नाराजियां थी, लेकिन असली मकसद था कैरिंग द मैसेज, एक ही सेवा, कैसे एक और दूर दराज तक फैलाना। और इसीलिए दोस्तों 2012 में एक नया इंटर ग्रुप 3 बनने के बाद भी, जिसका पहला चेयरमैन मैं ही था, तो हमने इंटर ग्रुप 1 से अपने संबंध खत्म नहीं किए। जिन लोगों से भी हमारे नाराजगियां थी, वाद विवाद थे, उनसे हमने कोई दुश्मनी नहीं पाली। हमने उनके साथ में मिलकर काम किया, और उन्होंने हमको पूरा सहयोग किया। और उसका नतीजा देखिए कि 2012 से लेके तो 2024, इन 12 सालों में वो 5 ग्रुप के अभी लगभग 18-19 ग्रुप हो गए। तो अगर हम कोई नया ग्रुप बनाते हैं या इंटर ग्रुप भी बनाते हैं, तो वो एक ही एकता के लिए खतरा नहीं है, वो यूनिटी के लिए खतरा नहीं है, उसको खतरे के तौर पर हम न देखें। लेकिन हाँ, कोई भी नया ग्रुप, इंटर ग्रुप, फेलोशिप, कमेटी अगर हम बनाते हैं, तो यदि वो दूसरे ग्रुपों को प्रभावित करती है या पूरी फेलोशिप को बदनाम करती है, तब हमने ऐसे निर्णयों से बचना चाहिए। एक और रिजेंटमेंट के लिए जगह नहीं है। रिजेंटमेंट से भर के, स्वार्थ से भर के, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से भर के, मान सम्मान की भूख से भर के, अपने अहंकार के लिए यदि हम एक के टुकड़े करते हैं, तो उसका असर कभी भी गलत ही होता है। हमको खुद अपनी सेवा पे कहीं तो भी समाधान नहीं रहता। हमारा मन खुद ही हमको खाएगा कि हमने जायज तरीके के लिए, एक ही सेवा के लिए हम काम नहीं कर रहे। मगर इसीलिए दोस्तों शायद कहा जाता है कि यदि मेरी सर्विस अच्छी करनी है, मुझे पवित्र तरीके से अगर सेवा करनी है, तो मुझे अपनी रिकवरी पे सबसे पहले ध्यान देना पड़ता। ड्राई सोबर अगर व्यक्ति है, सूखा शराबी, सिर्फ शराब से दूर है, मगर वो पूरे चरित्र के दोषों से भरा हुआ है, स्वभाव की कमजोरियों से भरा हुआ है, अहंकार, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, ईर्ष्या। तो कहीं तो भी अगर ऐसा व्यक्ति एक ही सर्विस में अपने चरित्र के दोषों के साथ काम करेगा, तो वो कभी भी मिलजुल के काम नहीं करेगा, वो हमेशा डोमिनेटिंग रहेगा। वो जो पॉजिटिवनेस उन सेवा के कामों में जो होनी चाहिए, जो पवित्रता एक सेवा के कामों में रहनी चाहिए, वो नहीं होंगी। फिर हम बदला लेने की भावना से काम करेंगे। हमारे पिछले साल का ही अनुभव रहा है दोस्तों। हमने ऑलरेडी 6 महीना पहले एक प्रोग्राम अरेंज किया, जो हम तीसरी बार करने जा रहे थे इंटर ग्रुप 3 की तरफ। हर 2 साल के बाद में हम वो प्रोग्राम लेते हैं। तो 6 महीना पहले वो प्रोग्राम अनाउंस था, लेकिन हमारे ही कुछ साथी थे जिनको कि कुछ लोगों से रिजेंटमेंट थी, और फिर कुछ तो भी बहाना, नहीं वो कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, इतने कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, या फिर और कोई इश्यूज। और फिर एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने अंतर पे ही उन्होंने दूसरा प्रोग्राम खड़ा कर दिया। जानबूझ के कंट्रीब्यूशन कम रखा गया, ताकि जो पहला प्रोग्राम जो अनाउंस है उसको कैसे नीचा दिखाया जाए।
और वो जो चीजें है वो पूरी देश भर में गई। बाहर के लोग कहीं तो भी परेशान हुए, क्योंकि जो यूनिटी की फिक्र करते हैं तो सारे ओल्ड टाइमर या और भी जो हित चिंतक है कि ये क्या हो रहा है, एक ही रीजन में एक हफ्ते में दो दो प्रोग्राम। अब कोई भी बाहर गांव का आने वाला सोचेगा कि मैं यहाँ जाऊं या वहां जाऊं। और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं, वो बोलते कि ये आपस में झगड़ रहे ना, हम दोनों जगह नहीं जाएंगे। अभी एक रीजन में, मैं उस रीजन का नाम नहीं लूंगा, मेरे नागपुर शहर के पास का ही रीजन है, तो एक ही डेट पे दो दो प्रोग्राम है वहां पर। अब बताइए, और एक ने एक प्रोग्राम में तो उन्होंने मेरा एक अपनी कार्यक्रम पत्रिका में नाम भी डाल दिया था। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि एक ही डेट में एक ही रीजन में दो बड़े प्रोग्राम वो हो रहे हैं, वो आपस में यूनिटी के लिए काम नहीं कर रहे, मैंने साफ मना कर दिया। उसके पहले भी 2-3 साल पहले एक लोकल एरिया में प्रोग्राम था, रूरल में, और वहां भी एक हफ्ते के अंतर में ही दो प्रोग्राम अरेंज किए गए थे, तो उनको भी मैंने साफ तौर पे मना कर दी। तो कभी कभी दोस्तों कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। यदि परंपराओं को तोड़कर काम करने वालों को हमने अगर प्रोत्साहन दिया, उसको उनको अगर समर्थन दिया, तो उनको ऐसा लगने लगेगा कि हमको तो लोगों का समर्थन प्राप्त, और एक प्रोग्राम में सफलता मिलने के बाद में फिर उनको और बल मिल जाता है, फिर वो वैसी ही चीजें बार बार करने को देखते हैं। अगर भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी, क्योंकि एक का प्रोग्राम ही चूका नहीं शिका, हम गलतियां करते हैं और सीखते हैं। लेकिन कभी कभी अगर हमने सही समय पे उचित निर्णय नहीं लिए, उनको अगर हमने रोकने की कोशिश नहीं किए, हमारा काम है समझाना, या फिर अगर वो नहीं रुक रहे, नहीं मान रहे, तो कहीं तो भी उनको समर्थन ना करना। अल्कोहलिक फाउंडेशन ने जो 1938 में बना था, हम अगर 12 कदम 12 परंपराओं में ट्रेडिशन पढ़ेंगे, तो उसमें जो 11वीं परंपरा है, उसमें लिखा गया है दोस्तों कि जो ट्रेडिशन ब्रेक होती थी, अनामिकता के भंग जो लोगों के द्वारा किए जाते थे मेंबरों के द्वारा, तो उससे कैसे बचा जाए, क्योंकि मेंबर सुन नहीं रहे। तो अल्कोहलिक फाउंडेशन ने, अभी जिसको हम जीएसओ कहते हैं, तो उस वक्त जीएसओ जो नाम गिरा वो 1955 में गिरा, मगर उसके पहले फाउंडेशन था, अल्कोहलिक फाउंडेशन। तो अल्कोहलिक फाउंडेशन ने उस वक्त नॉर्थ अमेरिका के जितने भी न्यूज़पेपर थे, सबके ऑफिसेस में लेटर भेजा था कि हम पर्सनल अनामिकता को बहुत महत्व रखते हैं, और इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा पूरा नाम और हमारी फोटो अपने समाचार पत्रों में ना छापे। और उन समाचार पत्रों ने हमारी इज्जत की। उनको लगा कि यार क्या कितनी महान संस्था है ये, कि इसके सदस्य अपना पूरा नाम पेपर में छापने नहीं देना चाहते, अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते, और इन चीजों से हमारे बारे में, ए के बारे में हमारा सम्मान और बढ़ा। लेकिन उसके बावजूद भी जब कोई सदस्य अपनी अनामिकता भंग करने के लिए तैयार, अपनी स्टोरी छापने के लिए उन न्यूज़पेपरों के पास गया, तो आज हम उन न्यूज़पेपर के मालिकों को, उनको, प्रेस को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उनको ऐसा करवाने से मना कर दी। तो कभी कभी ए में जब हम देखते हैं नजर के सामने में कि कुछ व्यक्ति ग्रुप नहीं गैंग बनाकर काम करते हैं, यानी 4-5 लोग इकट्ठा हो गए और फेलोशिप का नाम दे दिए और प्रोग्राम खड़ा कर दिए। कुछ सालों पहले ए में हमारे नागपुर में ऐसा ही होता था, और बहुत पॉपुलर प्रोग्राम था। करीब करीब 700-800 लोग उस प्रोग्राम में रहते थे। लेकिन वो एक प्रकार से कुछ लोगों की बपोती बन गई। 5-7-8 लोग हर साल वो प्रोग्राम अरेंज करेंगे, फेलोशिप का नाम देंगे, कोई ग्रुप कॉन्शियस नहीं, लोगों के घरों में बैठ के मेन्यू डिसाइड हो रहे, प्रोग्राम तय हो रहा। आप लोगों को अधिकार किसने दिया, आप लोगों को पावर किसने दिए निर्णय लेने के, कहीं कुछ अता पता नहीं। तो एक प्रकार से अपनी कंपनी खोलकर बैठ जाना, गैंग चलाना, ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस में किसी भी तरीके से तत्वों पे नहीं बैठता। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम या तो ग्रुप के माध्यम से होता है या इंटर ग्रुप के माध्यम से होता है। लेकिन कुछ लोग, 2-4-5 लोग 8 लोग अपनी गैंग बना लेते हैं, ताकि सारे निर्णयों में उनका हस्तक्षेप रहे, कोई उनको रुकावट न करे। ये एक ट्रेडिशन से बचकर काम करने का नया तरीका हम लोग इजाद कर लेते हैं, जो कि ट्रेडिशन के बिल्कुल खिलाफ रहता है। तो नागपुर की पूरी फेलोशिप, आज से कुछ साल पहले की बात है, उस प्रोग्राम करने वालों के खिलाफ हो गई कि अगर आप एक ही फेलोशिप नाम दे रहे हैं, तो क्या पूरी फेलोशिप को आपने इनवाइट किया, ग्रुप कॉन्शियस लिया? नहीं, तो फिर आप एक ही फेलोशिप का नाम यूज कैसे कर रहे हैं? तो अगर एक ही फेलोशिप का नाम यूज करोगे तो आपके 7-8 लोगों की दादागिरी गैंग वॉर नहीं चलेगा, आपको सबका ग्रुप कॉन्शियस लेना पड़ेगा।
तो कई बार हम जैसा चालाक एक आदमी अपनी अपना वजूद अपना यानी जो वर्चस्व बनाए रखने के लिए, ताकि मुझे मनमाने निर्णय लेने पड़े, कोई हमारे निर्णय में हस्तक्षेप न करे, कैसे ट्रेडिशन से बचकर काम करने की कोशिश करते हैं, ये हमने देखा है। लेकिन ये चीजें कहीं भी तत्वों के खिलाफ होती है और हमारी एक ही यूनिटी को कहीं तो भी प्रभावित करने का काम करती है, हमारे अंदर में डिफरेंसेस पैदा करने के काम करते हैं। और इससे बचने के लिए यदि हम अपने 12 स्टेप्स जो है रिकवरी के, उसके साथ साथ ट्रेडिशंस को भी समझकर हम काम करते हैं, तो एक को तो बाहर से तो कोई खतरा है ही नहीं दोस्तों, अंदर से भी जो खतरे पैदा होते हैं उससे भी कहीं तो भी हम बचकर एक भवितव्य को अपने आप के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रख सकते हैं। थैंक यू।